बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाना है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर किसको लाना है। इस हवाले से बहुत से लोगों के नाम गर्दिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने नाम चलवा रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म बने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ पर इस तरह के काम भी कर रहे हैं कि वो ख़ुद अपनी सीवियाँ लेके ताकतवर हलकों के पास जाते हैं, ताकतवर शख्सियात के पास जाते हैं, जनरल लेवल तक जाते हैं ताकि अपने आप को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना सकें। लेकिन यहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो मामला तय पाए हैं वो अहम तरीन है, आपने इसको समझना है। और आखिरकार जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, एक बहुत बड़ी ख़बर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जनरल राहील शरीफ के हवाले से। आपने इस पूरे मामले को समझना है, फिर आपको समझ आनी है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 2-3 शख्सियात से मुतल्लिक़ बातचीत की है, और वो जो 2-3 शख्सियात हैं वो या तो गैर सियासी हैं, वो या तो ब्यूरोक्रेट हो सकता है, टेक्नोक्रेट हो सकता है, रिटायर जज हो सकता है, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि सियासत से ना हो बल्कि या तो कानूनदान हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, उसको लाया जाए। एक तो ये इसके ऊपर डिस्कशन की गई। दूसरा ये डिस्कस किया गया है कि किसी जज को सामने लाया जाए या किसी ऐसे शख्स को सामने लाया जाए जो कि सियासतदान हो और असूलों का बड़ा पक्का हो। जज होगा तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेगा, आइन और कानून के मुताबिक उसको मामलात की समझ होगी, और अगर कोई सियासतदान लेकर आते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो हमारे कंट्रोल में होगा, उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे और उससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं इनके ऊपर बात हो रही है। और तीसरा ये लोग चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स को लाया जाए, हम किसी ऐसे बंदे को ले आए जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल हो, जो बाहर से कोई आ जाए, कोई इकोनॉमिस्ट आ जाए, कोई माहिर मईशत आ जाए, कोई मईशतदान आ जाए या इस तरह से। लेकिन बंद कमरों के अंदर या जो अहम तरीन ताकतवर हल्के हैं उन्होंने भी इस बारे में सोचा है कि किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लाया जा सकता है, और उसमें जनरल राहील शरीफ का नाम भी आता है। ये किस तरह से नाम सामने आया, देखिए आपने इस मामले को समझना है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म को लाया जाता है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को बैठाया जाता है और उससे क्या काम लिया जाता है, इसको आपने समझना है, फिर आपको सारा मामला समझ आना है। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान ने IMF के साथ डील की है। वो जो डील हुई है असल में वो कुछ गारंटियों का नतीजा, डील नहीं होनी थी। IMF ने पाकिस्तान के साथ डील नहीं करनी थी, लेकिन कुछ गारंटियाँ दी गई हैं, कुछ गारंटियाँ बीच में डाली गई हैं, कुछ गारंटियों को शामिल किया गया है। उसके बाद ये डील हुई है, उसके बाद ये IMF का लोन या IMF का कर्ज़ा पास हुआ है, अप्रूव हुआ है। उससे पहले और इसे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा। अगर ये गारंटियाँ, अगर ये डील, अगर ये ज़मानतें ना दी जाती जो कि IMF को दी गई हैं तो IMF कभी भी पाकिस्तान के साथ डील ना करता। अब आप इसको समझें। पहले तो IMF ने कहा कि आपने सऊदी अरब के साथ मामला तय करना है और वहाँ से हमें गारंटी दिलवानी है। दूसरा ये कि UAE के साथ आपने मामला तय करके वहाँ से आपने गारंटी दिलवानी है। दोनों में पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर जाके बातचीत की, उनके साथ मुलाकातें की और उनको कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान के लिए IMF को गारंटियाँ दे दें। वो मान गए। अब आगे से उनकी तरफ से भी कुछ शर्तें हैं, उनको पूरा करना है। फिर जब IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया, IMF के साथ डील हो गई, IMF के साथ एक लोन प्रोग्राम अप्रूव कर दिया जाता है, उसके बाद IMF ने भी पाकिस्तान से कुछ गारंटियाँ मांगी हैं कुछ शर्तों के ऊपर। देखिए जहाँ पर वो सूद की शर्त होती है, आपने इतने % देनी है, आपने यहाँ ये करना है, आपने इस सेक्टर के अंदर ये करना है, यहाँ आपने इतना पैसा इकट्ठा करना है। ये तो फाइनेंशियल साइड हो गई कि फ़ाइनेंशियली पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की शर्तें उन्होंने अपनी लागू करनी है। लेकिन फ़ाइनेंशियल साइड के अलावा कुछ पॉलिटिकल शर्तें भी होती हैं, कुछ सियासी शर्तें भी होती हैं, उनको भी आपने कबूल करना होता है, उनको भी आपने मंजूर करना होता है और उनके मुताबिक काम करना होता है। उसमें जो 2-3 शर्तें हैं अहम तरीन, वो मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 जो अहम तरीन शर्तें हैं वो कौन सी हैं। वो जो 2-3 शर्तें अहम तरीन हैं उसमें एक तो ये कि आपने बर वक्त इलेक्शन करवाने, आपने फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन को डिले नहीं करना और वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाने।
یہ نہیں کہ آپ نے الیکشن کروانا ہی نہیں. جس طرح سے پنجاب کے اندر ہوا کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے, وہاں پر نگران حکومت کو بٹھا دیا گیا. جیسے کے پی کے اندر کیا کہ وہاں پر نگران حکومت ہے اور وہاں پر الیکشن نہیں کروائے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وفاق کے اندر جو بھی نگران حکومت آتی ہے وہ آئین اور قانونوں کے مطابق جو ٹائم فریم ہے, یا تو 60 دن یعنی کہ 2 مہینے کا ہو سکتا ہے یا 3 مہینے کا ہو سکتا ہے, اس سے اوپر نہیں جا سکتا. 3 مہینے سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں جانا چاہیے جو آئین اور قانون کے اندر ٹائم فریم دیا ہوا ہے. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ مردم شماری ٹائم کے اوپر نہیں ہوئی. مردم شماری پچھلی اگر ہے تو پچھلی کے مطابق کروانا ہے, یا پھر جو نئی مردم شماری ہوئی ہے, جو ابھی ریسنٹلی مردم شماری کی گئی ہے, اس کے مطابق الیکشن کروانا ہے. اب اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے, اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے جو کامن کونسل انٹرسٹ ہے, جو اس کا اجلاس ہے, وہ بھی بلایا گیا تاکہ اس حوالے سے اپروول لی جا سکے کہ کس مردم شماری کے تحت انتخابات کروانے ہیں یا الیکشن کروانے ہیں. پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے ہیں یا نئی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق الیکشن کروانے ہیں. تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر فائنل فیصلہ ہونا ہے. لیکن ایک دفعہ جو کامن انٹرسٹ کی جو کونسل کی میٹنگ ہے وہ آ جائے, اور وہ 25 جولائی کو بلا لی گئی ہے شہباز شریف کی جانب سے, اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا. اب یہ ایک تو معاملہ ہو گیا. دوسرا یہ الیکشن کے اوپر مانگا ہے اور مردم شماری کے مطابق معاملات کو آگے چلانا ہے. اور تیسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی حکومت بنے, وہ چاہے عمران خان کی حکومت بنے, وہ چاہے کسی بھی کی حکومت بنے, اس وقت پبلک کی جو پاپولیرٹی ہے, پبلک کے اندر جس کی پاپولیرٹی ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ تو عمران خان کی حکومت بنتے نظر آتی ہے. یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کس کی حکومت بننی ہے. اس وجہ سے آئی ایم ایف نے کہا کہ جس کی حکومت بھی بنتی ہے آپ نے اس کو حکومت بنانے کا موقع دینا, پورے 5 سال دینے, کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی, کوئی مسئلہ, کوئی آپ نے لوچ نہیں تلنا, کوئی ٹانگ نہیں اڑانی, کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے صرف جو شرطیں ہمارے ساتھ کی ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اور اس کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھرو الیکشن کے ذریعے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کو قائم و دائم کرنا. یہ 2-3 شرطیں فائنینشیل سائڈ کی اور کچھ سیاسی سائڈ کی, پولیٹیکل سائڈ کی ہیں. اب اس میں جو محمد بن سلمان کی جانب سے, جو سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو اس حوالے سے گارنٹی دی گئی, اور پاکستان کے خزانہ میں, پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں, پاکستان کے خزانے میں جو ان لوگوں نے پیسہ رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ جنرل رحیل شریف کو سامنے لے کر آئیں, اور جنرل رحیل شریف کو سامنے لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو وہاں سے یہ نام آیا. یہاں پر کچھ اور نام چل رہے ہیں, وہاں سے بھی ایک نام آیا ہے. حتمی جو فیصلہ ہے وہ آنے والے دنوں میں ہونا ہے.